जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। मतलब उसको पास होने के लिए 45% अंक चाहिए, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? देखिए, एक एग्जाम है, एक स्टूडेंट को 45% मार्क चाहिए, है ना, 45% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अब उसको 50 नंबर मिलता है ना, और साथ में 4 नंबर से फेल हो गया। मतलब अगर ये 4 नंबर और जुड़ जाता है तो ये लड़का पास हो जाता है। ये मतलब जो मार्क्स है ना, ये 45% के बराबर हो जाता है। तो देखिए 45% की वैल्यू कितनी है? 45% की वैल्यू 54 है ना। आपसे पूछा है अधिकतम अंक क्या है? आप कोई भी एग्जाम होगा अधिकतम 100% का होगा, तो आप लिखेंगे 100% इज इक्वल टू 54/45 इंटू 100, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, परसेंट निकालने के लिए। देखिए ये आप काटेंगे, यहाँ पे 5 से 20 बार में कटा, और यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसको काट देंगे, 9 छक्का 54, तो 120, 120 इस एग्जाम का पूर्णतम मार्क है, तो 120 हो जाएगा अधिकतम इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। छूट की दर बताइए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होगा? देखिए आपके पास कभी भी कोई चीज़ खरीदने या बेचने की बात हो, 3 चीज़ होता है। एक CP मतलब कॉस्ट प्राइस, ये आपका लागत मूल्य कि आपने कितने में सामान को तैयार किया। इसके बाद MP मतलब मार्क प्राइस, है ना। MRP जो बोला जाता है ना, वही है मार्क प्राइस, कि आपने बेचने के लिए कितना उस पर दाम प्रिंट किया। इसके बाद होता है सेलिंग प्राइस, है ना, मतलब आपने कितने में बेच दिया। देखिए अब मान के चलते हैं कि आदमी ने 100 रुपये में सामान तैयार किया। अब बोला जा रहा है ना कि 20% ज़्यादा अंकित करता है, मतलब इसका 20% 120 रुपये इसने मार्क कर दिया, है ना। अब क्या हो रहा है कि वो कुछ छूट देता है, हमें नहीं पता कितना छूट है, लेकिन 8% का लाभ मिल रहा है। तो देखिए 100 रुपये का सामान था, 8% का लाभ मिला, मतलब 108 रुपये में बेच दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 12 रुपये का छूट मिला है। ये छूट कितने रुपए पर है? 120 रुपये पर है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करा लेंगे, है ना, 0 से 0 कट जाएगा और 12 से 12 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10%, है ना। तो 10% इसका डिस्काउंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो ये इस क्वेश्चन को बनाने का स्मार्ट तरीका, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ये इसका बेसिक स्मार्ट सब कुछ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज से अपने की 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि 9 गुनी हो जाएगी? इसमें टाइम हिंदी में कुछ मिसिंग है, इंग्लिश देखते हैं। और सर्टेन सम ऑफ मनी इन 3 ईयर्स। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष मिसिंग है, मतलब 3 साल में क्या होता है कि अपने का 3 गुना हो जाता है। तो कितने साल में ये 9 गुना हो जाएगा? देखिए जब कभी भी यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाती है, अगर CI पर कोई पैसा जमा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डेटा कुछ ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 रुपये था, है ना, 1 रुपये क्या हुआ 3 वर्ष में कितना हो गया? 3 गुना हो गया, है ना। अब फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में 3 वर्ष लगे, तो वापस फिर से जब 3 वर्ष लगेगा ना, तो इसका फिर से 3 गुना हो जाएगा, मतलब 9 गुना हो जाएगा। तो इसको 9 गुना होने में 3 वर्ष यहाँ पर लगा और 3 वर्ष यहाँ पे लगा, मतलब टोटल 6 वर्ष लगेगा। तो 6 वर्ष में अपने का 9 गुना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में मल्टीपल टाइम्स चीज़ें चलती, जैसे 1 से 3 गुना हुआ है तो 3 से 9 गुना होगा, 9 से 27 गुना होगा, और समय ऐसे चलता रहेगा, 3 साल, 6 साल, 9 साल ऐसे चलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 साल, है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, है ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा कर सकती हैं। मतलब देखिए 10 फीमेल जो है ना, 10 फीमेल ये 7 दिन में पूरा कर सकती हैं, और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में कर सकते हैं। मतलब देखिए जो 10 चाइल्ड हो जाएंगे ये कार्य को करेंगे 14 दिन में।
अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इस कार्य को 5 औरत और 10 बच्चे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ये 10 फीमेल मिलके 7 दिन में कर रही हैं और 10 चाइल्ड मिलके 14 दिन में कर रहे हैं, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया है ना, यहाँ 7 से कट गया 2। देखिए आपको मिल क्या रहा है कि यहाँ पे एक फीमेल बराबर 2 चाइल्ड, इसका मतलब जो एक फीमेल है ना एक दिन में 2 काम कर रही है और एक चाइल्ड जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है ना। अब यहाँ पे अगर फीमेल वाले जोन में हम लोग देखेंगे तो देखिए ये टोटल वर्क हो जाएगा है ना, क्योंकि दिनों की संख्या और एक दिन की इफिशियंसी टोटल वर्क आता है। तो आप लिख लेंगे 10 दूना 20 गुणे 7, ये टोटल वर्क है और कितने लोगों से करवाना है। देखिए 5 औरत आएगी तो एक औरत एक दिन में 2 काम करती है तो 5 औरत 10 काम करेगी, और 10 बच्चा आएगा, एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है तो 10 दिन में 10 काम करेगा, तो 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, बचेगा 7, तो 7 दिन में ये काम कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो जब कभी भी टाइम और वर्क के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको क्या करना है, वर्क को हमेशा बराबर रखना है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ना, देखिए प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा दिया हुआ है, 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में 8,000 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। ठीक है, देखिए 5% का ब्याज लग रहा है ना। अब 8,000 रुपए यहाँ पे क्या है, मूलधन है, इसमें आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर निकालना है। तो देखिए पहले हम इसको बेसिक तरीके से करते हैं, फिर इसका शॉर्ट तरीका भी आपको बताते हैं। देखिए 8,000 रुपए है, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए पर 5% है ना। देखिए 5% की अगर बात करेंगे तो 5% का मतलब होता है 1/20 है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। जब 1/20 यहाँ पे लगाएंगे तो पहले साल का जो इसका इंटरेस्ट होगा 400 होगा है ना। दूसरे मतलब कि यहाँ पे पहले साल मतलब हर जगह 400 मिलेगा। ठीक, फिर इस पर 1/20 अगर अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1/20 अप्लाई करने पे यहाँ पे 20 मिलेगा, यहाँ पर भी 20 मिलेगा। ठीक, फिर तीसरे साल आएंगे तो इस पर देखिए इस पर आपको मिलेगा 20 और लास्ट में मिल जाएगा 1 है ना। देखिए तो इस तरीके से डिवाइड करने पे जो पहला मतलब ये पहला सीरीज होता है, ये सीरीज हमेशा आपको बताता है किसके बारे में, ये सीरीज बताता है एसआई के बारे में, मतलब साधारण ब्याज के बारे में। और जो पूरा का पूरा ब्याज होता है ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए ये पूरा अगर हम मिलाकर देखेंगे, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे इस पूरे की बात करेंगे तो ये पूरा आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, और इसमें से इतना एरिया हो जाएगा साधारण ब्याज का। अब साधारण ब्याज को अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे है ना, ये हट जाएगा। तो हटने के बाद ये देखिए 20, 20 40 और 20 60 और 1 61, 61 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये रहा इस क्वेश्चन को करने का। देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, अगर दूसरे तरीके की बात करें तो हम लोग दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे हल कर, देखिए इसका दूसरा अप्रोच क्या होगा, दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि आप यहाँ पे सक्सेसिव मेथड से जा सकते हैं। सक्सेसिव मेथड मतलब देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई पैसा दिया जाता है तो उसका जो ब्याज आता है वो हमेशा सक्सेसिव आता है। सक्सेसिव का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो 5% की दर से 5% की दर से अगर 3 वर्ष का सक्सेसिव आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 15.7625%, ये हो जाएगा। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज इतना परसेंट मिलेगा। ठीक, अब बात करेंगे साधारण ब्याज के लिए तो 5% की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा ये सिर्फ 15% होगा है ना, ये साधारण ब्याज हो जाएगा। अब जब दोनों का अंतर निकाला जाएगा तो आ जाएगा 0.7625%, इतने परसेंट हो जाएगा। ये परसेंट किसका है, 8,000 का। अब 8,000 लिखेंगे है ना, 2 जीरो से परसेंट कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे 80 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 61 आंसर आएगा। आपको जो तरीका सही लगे आप उसके साथ जा सकते हैं, ये इसका दूसरा अप्रोच है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया है, यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए यहाँ पे खरीदने और बेचने की बात हो रही, तो देखिए 10 कमीजों का क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 कमीजों के विक्रय मूल्य मतलब 8 एसपी के बराबर है। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सीपी बराबर दिखेगा 8 और एसपी बराबर दिखेगा 10 है ना। यहाँ पे कितने की प्रॉफिट हो रही है, 2 रुपए की प्रॉफिट हो रही है, किस पर, 8 रुपए पर, मतलब रुपए बोलो या यूनिट बोलो, 1/4 मतलब 25% प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो 25% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ 25% है ना, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया, अगला प्रश्न ये, 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल का अनुपात मतलब ये दिया है 5:1:18।
के अनुपात में है उनके वर्गों का अंतर निकालिए। अब देखिए क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। अब दो संख्या है, ठीक है, हमें नहीं पता है संख्या क्या है, मान लेते हैं कि संख्या x और y है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं x प्लस वाई जो है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना, और x माइनस वाई जो है आपके, ये x माइनस वाई आपका दे रखा है कितना, यहाँ पर दे रखा है 1, है ना। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2x मिलेगा, है ना, 2x बराबर 6 होगा तो x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, ठीक, और y इज इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए ये आप देखेंगे ना तो यहाँ पे इस अनुपात दिया, अनुपात का मतलब इसका एक मल्टीप्लायर भी होगा जो इसके साथ लगा होगा, तो हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 3 के और y इज इक्वल टू 2 के, इतना हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका गुणनफल भी दिया, मतलब 3 के गुणे 2 के, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 18 के बराबर, क्योंकि मल्टीप्लायर लगा रहेगा। देखिए के से के कट जाएगा, अब यहाँ पे 3 दूना 6, के बराबर 3, आपको के की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई सॉरी फ्रेंड्स। अब यहाँ से आप नंबर निकालेंगे। देखिए जब के बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 3 तिरिक का 9 और y बराबर 3 दूना 6। अब आपसे पूछ रहा है ना कि इनके वर्गों का अंतर, तो 9 9 81 और 6 6 का 36, है ना। इसको आप घटा लेंगे तो यहाँ पे देखिए, अच्छा देखो इसको घटाने का तरीका भी क्या होता है, जब कभी भी 9 का मल्टीपल रहे, है ना, 9 का मल्टीपल रहे तो यहाँ पे, या चलिए अप्रोच हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट घटा लेते हैं, ये 45 आ जाएगा, ठीक है, 45 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो ये इस प्रश्न का एकदम सटीक आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है, दो संख्याओं का HCF और LCM 12 और 144 है, मतलब दो संख्या है, एक का HCF दिया है, LCM दिया है। यदि एक संख्या 36 हो तो आपको दूसरी संख्या बतानी क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक फार्मूला होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये एक फार्मूला होता है, एकदम बेसिक सा फार्मूला, आपने बचपन में सीख रखा होगा, है ना। HCF का मान दे रखा है 12, LCM का मान दे रखा है 144, है ना। बराबर में आप देखो एक संख्या दिया 36 और आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, तो सेकंड की बात करेंगे। अब जो जिससे देखिए यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो 12 3 36, 3 बार में कट जाएगा, आपको सेकंड नंबर जो मिलेगा, सेकंड नंबर मिल जाएगा 144 और बटे में 3, है ना, तो यहाँ पे 48। अगर इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो 48 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो हम लोगों ने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, मतलब 3 अभाज्य संख्याएं जिनका योग कितना है, 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है तो उनमें से दूसरी संख्या बताइए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्या दिया है कि 3 अभाज्य संख्या है, 3 प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर दिया है जिनका योग कितना है, प्राइम नंबर, इसका योग 100 है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो प्राइम नंबर होता है ना, प्राइम नंबर में 2 को छोड़ करके बाकी जितने भी प्राइम होते हैं सब विषम होते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर 3 नंबर्स को जोड़ करके इवन आ रहा है, इसका मतलब कि एक प्राइम जो 2 है ना उसको जरूर शामिल किया जाएगा। क्यों शामिल किया जाएगा, देखिए अगर 2 को आप शामिल नहीं करेंगे तो ऑड प्लस ऑड ये इवन आ जाएगा, और फिर जब एक प्राइम और जोड़ेंगे ना इसमें ऑड, तो आंसर हमेशा ऑड आएगा, तो ये कभी 100 नहीं आ सकता। अब ये यहाँ से प्रमाणित हो रहा है कि इसमें 2 शामिल है ना। कैसे प्रमाणित हुआ आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ऑड इवन की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑड प्लस ऑड, है ना, ये हमेशा इवन होता है, और इवन प्लस ऑड अगर आप करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर आएगा, ठीक। तो देखिए अगर प्राइम की बात करेंगे तो 2 को अगर आप निकाल देंगे, 2 को निकाल देंगे तो जितने प्राइम है सब ऑड होते हैं, 2 को छोड़ के बाकी सभी प्राइम ऑड होते हैं। तो अगर ऑड प्लस ऑड करते तो आपके सामने इवन नंबर मिलता, और वापस से जब इवन में ऑड जोड़ देते तो आंसर कितना आ जाता, ऑड आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऑड नहीं दिया है, इवन दे रखा है। इसका मतलब कि देखिए 3 नंबर जो है ना उसमें फर्स्ट प्राइम नंबर जो आपका होगा ये 2 हो जाएगा, एक प्राइम नंबर क्लियर हो गया, 2 है। अब बाकी बचे 2 प्राइम नंबर, तो 2 प्राइम नंबर तो उनका योग कितना है, देखो अब बचेगा कितना, 98 बचेगा, तो हम लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 98, है ना, 98 हो गया। अब इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है, मतलब इनका जो डिफरेंस होगा x माइनस वाई जो होगा ये 24 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस मतलब यहाँ पे दे रखा है 24 ज़्यादा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप इसको जोड़ेंगे 8 4 12, 9 10 11 और 1 12, है ना, इतना आ जाएगा।
8 4 12, 9 2 11 12, 122 आ जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 61 आएगा, x का मान मिल गया। देखिए ऑप्शन मैच कर रहे हैं, है ना। अब चेक कर लेते हैं दूसरी संख्या क्या मिलेगी, एक और चेक कर लेते हैं। देखिए अगर इसमें से आप x की वैल्यू 61 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 61 रखेंगे तो 7 और 3 37 हो जाएगा। 37 ऑप्शन वैसे भी नहीं दे रखा है, मतलब इसमें 61 इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आओगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको हल करने का अप्रोच क्या होता है मैंने आपको बेसिक से एकदम समझा दिया, है ना। इसकी प्रॉपर्टी ऑड इवन वाला याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न ये दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह धनराशि होगी, है ना। देखिए जब भी पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है तो ये पैसा हमेशा मल्टीप्लायर के हिसाब से बढ़ता है। अब मल्टीप्लायर का मतलब क्या, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए जैसे मान के चलिए पैसा जमा किया होगा, मतलब जीरो रहा होगा, है ना। मतलब जीरो का मतलब टाइम जीरो रहा होगा जब उसने आज जमा किया, है ना। 5 वर्ष बीतते बीतते ये पैसा 2 गुना हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट जब 5 ईयर आएगा ना, मतलब जब 5 से 10 साल आएगा तो ये पैसा 4 गुना हो जाएगा, ठीक। फिर जब 10 से 15 साल आएगा, मतलब 5 साल और बढ़ेगा तो ये पैसा 8 गुना हो जाएगा। और जब 15 से वापस से 20 साल आएगा तो ये पैसा 16 गुना हो जाएगा। 16 से 32 गुना हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे 20 वर्ष का पूछा है, अगर मान के चलिए 20 वर्ष नहीं पूछा होता, 10-15 पूछा होता तो आप आराम से निकाल लेते। देखिए यहाँ पे पैसा देखिए 12 से 24,000 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 24 से 48,000 हो जाएगा, यहाँ पर 48 से 92,000 हो जाएगा, और 92 से यहाँ पे जब आप आगे बढ़ेंगे, और सॉरी 48 दूना 96 होता है, 96 होता है, गलती से मैं 92 बोल गया, है ना। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 192, है ना, तो इतने गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1,92,000 रुपये हो जाएगा, 12,000 रुपये 20 वर्षों में। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा जमा किया जाए तो ये इस बेसिस पर आपका इंक्रीज होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला कोई क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एबी रूल से भी बना सकते हैं, बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं। मैं दोनों से आपको बताता हूँ। देखिए आपको दिया जा रहा है कि ए की मासिक आय बी के मासिक आय से 40% अधिक है। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ए की कुछ आय है जो बी से 40% अधिक है, तो मान लेते हैं बी की आय कितनी है, 100 है ना। बी की आय 100 हो जाएगी, तो ए की 40% ज़्यादा मतलब 140 हो जाएगा, ठीक। अब इसको काट देंगे। देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पर 7। देखिए बी 5 रुपये कमा रहा है और ए 7 रुपये कमा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो देखिए बी की आय 2 रुपये कम है, कितने रुपए पे कम है, 7 रुपये पे। तो 2/7 इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, अगर आपको याद होगा तो 28 सही 4/7 होता है। तो 28 से 4/7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ये इसका बेसिक तरीका रहा। बाकी ए बी मेथड क्या कहता है, देखिए ए बी मेथड क्या कहता है, 40% ज़्यादा है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 हो जाएगा, है ना, 2/5, है ना। ये ज़्यादा बोल रहा है। अब ए बी मेथड ये कहता है ना कि जो आपका अंश होगा ये कभी नहीं बदलेगा। अंश आप हमेशा लिखेंगे तो अंश आपका 2 ही रहेगा, ठीक। अब बटे लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे और 5 और 2 जोड़ देंगे, 5 और 2 7, तो 2/7% इसका कम होगा, ठीक है। तो जब 2/7 कम होगा तो इसका आपने 2/7 का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू अभी देखा था 28 सही 4/7, है ना, ये हो जाएगा। देखिए अगर ए बी मेथड आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ ए बी मेथड क्या कहता है। देखिए ए बी मेथड ये कहता है ना, अगर कभी भी कोई चीज़ जैसे बोला ए बी से 20% ज़्यादा है। देखिए 20% ज़्यादा है ना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लिखेंगे 1/5, है ना। ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक। अब अंश आप हमेशा सेम लिखेंगे, जैसे ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे प्लस है ना तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आप लिख लेंगे 6 और ये कम होगा, ठीक। अब जैसे मान के चलिए यही बोलता है कि ये कम है तो आप लिखते देखिए -1/5, है ना, ये 20% कम हो जाएगा। अब ऊपर तो सेम ही रहेगा, 1 लिखेंगे। अब यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ए बी मेथड होता है। तो आपने ए बी मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये अंतिम क्वेश्चन है स्लाइड का। दिया क्या है, देखिए किस अनुपात में 25% एल्कोहल को 50% एल्कोहल में मिलाया जाए कि मिश्रण में 40% एल्कोहल हो जाए। ये क्वेश्चन एलिगेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए 25% है ना, 25% को 50% के साथ मिलाया जा रहा है और इसके बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है 40% आ रहा है ना। अब इसमें एलिगेशन जब लगाएंगे, देखिए यहाँ पे 10 मिलेगा और यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे
15 मिलेगा। इसको काट देंगे तो आपको मिल जाएगा 2:3, है ना। तो 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा, बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ये एलिगेशन मेथड रहा। बाकी आप इसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप, या फिर डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। जो मेथड आपको सुविधाजनक लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। यहाँ पे सबसे परफेक्ट एलिगेशन था तो हमने एलिगेशन के साथ सॉल्व किया।